So, hello everyone, welcome to the Gateway classes. My name is Mahendra Singh Tomar and I am taking your subject of BTech first year, that is Mechanical Engineering. और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए थे कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. देन वी हैव सीन द हुक्स लॉ स्टेटमेंट. उसके बाद हमने देखा था कि इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं और क्यों हम इलास्टिक कांस्टेंट्स को यूज करते हैं. तो हमने पढ़ा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स. फर्स्ट वन इज पॉइजन रेशियो, जिसको हमने म्यू से लिखा था या कई बुक में उसको 1/m से लिखा जाता है. दूसरा इलास्टिक कांस्टेंट हमने पढ़ा था, दैट इज यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हमने कैपिटल ई से लिखा था, राइट. देन उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं और कई बुक में इसको कैपिटल सी से लिखा जाता है. और फोर्थ वाला था आपका बल्क मॉडुलस, दैट इज कैपिटल के. तो ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ डेरिवेशंस डिराइव करेंगे. हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स में. और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं. तो कौन कौन से डेरिवेशन हम लोग डिराइव करेंगे, देखो फर्स्ट वाला जो देखने वाले हम रिलेशन कि पहला जो डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन नंबर 1, रिलेशन बिटवीन ई के और म्यू. यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो म्यू में क्या रिलेशन होता है, उसको हम इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप करेंगे. और वो रिलेशन क्या आएगा फाइनल रिजल्ट आपका, दैट इज कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू. तो के देखो यहां पर ई के और म्यू, ई के और म्यू इस डेरिवेशन में आपको मिल जाएंगे. तो ये डेरिवेशन हमको डिराइव करना है. दिस इज योर डेरिवेशन नंबर 1. दूसरा जो रिलेशन है, दूसरा जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 2, रिलेशन बिटवीन ई जी और म्यू. ऐसा डेरिवेशन डिराइव करना है जिसमें ई आए, जी आए और म्यू आए. क्या रिलेशन मिलेगा आपको, फाइनल जो डेरिवेशन होगा हमारा, जो फाइनल जो रिलेशन आएगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी 1 प्लस म्यू. ठीक है. और एक तीसरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 3, रिलेशन बिटवीन ई जी और के. मतलब इन दोनों में देख रहे हो आप म्यू आ रहा है, यहां पर जो तीसरा डेरिवेशन है उसमें म्यू नहीं आएगा, ई जी और के आएगा. और वो जो डेरिवेशन होगा फाइनल जो डिराइव फॉर्मूला आपका बनेगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ के इंटू जी अपॉन 3k प्लस जी. तो ये 3 डेरिवेशंस हैं जो हमको इस लेक्चर में आज का जो हमारा टारगेट है कि ये तीनों डेरिवेशन हमको डिराइव करने हैं. बेसिकली हमको ये 2 डेरिवेशन डिराइव करने होंगे, है ना, फर्स्ट और सेकंड वाला. फिर इन दोनों की हेल्प से हम ये तीसरा डेरिवेशन कर लेंगे. ठीक है ना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को. रही बात इसके नोट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये नोट्स की बात करते हैं कि नोट्स कहां पे मिलेंगे. तो मैं आपको बता देता हूं कि इस सब्जेक्ट के कंप्लीट ये यूनिट जो है, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट होने वाली है. तो टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों जगह आपको मिल जाएंगे. एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. रही बात कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर चल रहे होते हैं, जहां पर हम आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराते हैं. पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्स के अंदर एनरोल कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं. इस फुल कोर्स का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आप लोग भी जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, एनरोल करके अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एकेडमिक्स में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. अपने इंटरनल एग्जाम्स में, पीयूटी में और जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा एसजीपीए, अच्छा सीजीपीए, एक अच्छी परसेंटेज आप ला सकते हैं. चलिए तो डेरिवेशन नंबर 1 की बात करते हैं. इलास्टिक कांस्टेंट्स की डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं. डेरिवेशन नंबर 1 था हमारा रिलेशन बिटवीन ई के म्यू, है ना. इन तीनों में रिलेशन हमको बताना है. जैसे कि मैंने अभी लिखा था, ये जो रिलेशन आएगा कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू. ये डेरिवेशन हमको डिराइव करना है. ठीक है ना. चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक. एक क्यूबिकल ब्लॉक हमको यहां पर कंसीडर करना है विच इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा, है ना. सिग्मा से आपने देखा लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस से लिखते हैं हम किसको, स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा से. तो एक क्यूबिकल एलिमेंट हमने यहां पर कंसीडर कर लिया है और यहां पर हमने बोला कि ये जो एक्सिस है इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के जो एक्स एक्सिस है आपकी, तो यहां पर जो स्ट्रेस लग रही होगी दैट इज सिग्मा एक्स. क्या लिखेंगे हम इसको, दैट इज सिग्मा एक्स, राइट. वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी ये है आपकी वाई डायरेक्शन. तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस को मान लेते हैं क्या, सिग्मा वाई. और जो आपकी जेड डायरेक्शन है ना, ये वाली जो डायरेक्शन होगी आपकी, दिस इज योर जेड डायरेक्शन, दिस इज योर जेड डायरेक्शन. तो जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी बेटा, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज सिग्मा जेड.
दैट इज सिग्मा जेड। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं आपको। एक क्यूबिकल एलिमेंट हमने ले लिया है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग सिग्मा वाई, और जेड डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा जेड। अभी जो डायरेक्ट स्ट्रेस हमने मान रखी है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये सब सिग्मा के बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी? सिग्मा के बराबर होंगी। अब हमको क्या करना है, ये डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहां पे? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी आ जाएगी? एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी आएगी? सिग्मा एक्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में आएगी, सिग्मा वाई की वजह से वाई डायरेक्शन में, सिग्मा जेड की वजह से जेड डायरेक्शन में। स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको मैंने हुक्स लॉ का स्टेटमेंट लास्ट टाइम बताया था। क्या था हुक्स लॉ का स्टेटमेंट? जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। जब हम किसी मेटल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने रिमूव किया था तो कैपिटल ई आ गया था यहां पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसा करके। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं जो स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन कैपिटल ई, सिग्मा अपॉन ई। तो ये है आपका लीनियर स्ट्रेन। क्या है आपका? लीनियर स्ट्रेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से हमने क्या लिखा कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन होगी? तो वो होगी आपकी सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो एप्सिलॉन एक्स लिखेंगे, एप्सिलॉन एक्स। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उस भाई स्ट्रेन को हम किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से। तो एक्स डायरेक्शन में होगी तो एप्सिलॉन एक्स लिखेंगे। तो एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई स्ट्रेन क्या होती है? सिग्मा अपॉन ई, तो स्ट्रेन होगी सिग्मा अपॉन ई। लेकिन ये तो 1D के लिए है ना, एक डायरेक्शन की बात हो रही है। लेकिन ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है दैट इज क्यूबिकल एलिमेंट। स्टेप बाय स्टेप जाओगे, बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत आसान दोनों डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में हमने लिख लिया स्ट्रेन, लेकिन एक्स डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रेन आएगी वो सिग्मा वाई की वजह से भी आएगी और सिग्मा जेड की वजह से भी आएगी। और ये भी आप जानते हैं, लास्ट टाइम हमने पॉइजन रेशियो पढ़ा था, उससे पहले हमने लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था कि अगर एक्स डायरेक्शन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है, तो वाई क्या होगी उसके लिए? लेटरल। जेड क्या होगी? लेटरल। तो जो एक तो होगी लॉन्गिट्यूडनल, बाकी जो उसके परपेंडिकुलर हैं वो लेटरल हो जाएंगी। और वहीं से आपको एक टर्म मिली थी पॉइजन रेशियो। क्या मिली थी आपको? पॉइजन रेशियो। क्या होता है आपका पॉइजन रेशियो? दैट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, याद आ रहा है आपको, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बोलो यस और नो। तो जो लेटरल स्ट्रेन होगी बेटा, लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। म्यू टाइम्स, देखो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है? सिग्मा अपॉन ई। तो क्या आप इसको लिख सकते हो कि जो लेटरल स्ट्रेन है वो म्यू टाइम्स कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा अपॉन ई। तो ध्यान रखना है, अगर एप्सिलॉन एक्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड क्या हो जाएंगी? लेटरल। एक्स के लिए वाई और जेड लेटरल, वाई के लिए एक्स और जेड लेटरल, और जेड के लिए एक्स और वाई लेटरल। ये आपको समझना है, ठीक है। तो आप ये भी आपको मैंने बताया था कि जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर तो है ही, साथ ही साथ अपोजिट नेचर की होती हैं। अगर एक प्लस है तो दूसरी क्या होगी? माइनस। तो यहां पे जो आएगा, देखो ध्यान देना, ये तो हो गया, हम क्योंकि बात कर रहे हैं ना स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक सिग्मा एक्स अपॉन ई आ गया, ठीक है ना, इसके साथ म्यू नहीं आएगा। अब वाई की वजह से क्या होगी? माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये फॉर्मूला देखो, म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई, वही चीज लिखा है। इसी तरह से जो जेड है वो एक्स के लिए भी क्या है? लेटरल है। तो माइनस के क्या हो जाएगा? म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, अब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्या है? बराबर हैं, यस और नो? अरे सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा वाई के बराबर, सिग्मा जेड के बराबर, और वो सब क्या है? सिग्मा के बराबर है। तो यहां से आप क्या करेंगे? सिग्मा अपॉन ई, सबको क्या लिखेंगे? सिग्मा सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा एक्स भी सिग्मा ई है, सिग्मा वाई भी क्या है? सिग्मा है, माइनस के म्यू, सिग्मा जेड भी कितना है आपका? सिग्मा। तो यहां से आप कुछ कॉमन ले पा रहे हो, दैट इज सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बचेगा 1, यहां से म्यू और यहां से म्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 2 म्यू। अरे बोलो यस और नो? तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अरे यस और नो? यस और नो? तो क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं? यस बोल दे सकते हैं।
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, बस यही इक्वेशन आपको बस समझनी थी थोड़ी सी, उसके बाद तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं। देखो भाई, देखो जिस तरह से आपने ये इक्वेशन लिखी है एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, जिस तरह से आपने ये स्ट्रेन लिखी है एक्स डायरेक्शन में, अब वाई डायरेक्शन में लिख सकते हो कि नहीं? तो वाई डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? वाई डायरेक्शन में तो लिखेंगे जैसे हमने यहां लिखा था एक्स डायरेक्शन में, अब लिखेंगे हम यहां पर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में होगी तो कैसे लिखेंगे इसको? एप्सिलॉन वाई। तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू, क्योंकि वाई डायरेक्शन इस बार कैसी है? लीनियर लॉन्गिट्यूडनल, तो सिग्मा वाई अपॉन ई हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई हो जाएगा। बोलो यस और नो। जैसे यहां पर एक्स डायरेक्शन के लिए वाई और जेड लेटरल थी, इस बार हम वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो सिग्मा वाई अपॉन ई तो होगी लीनियर। अब जो एक्स डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है, ये दोनों क्या हो जाएंगी? लेटरल, परपेंडिकुलर होती है ना एक्स वाई जेड तीनों आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। बाकी जो है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड के जब बराबर पुट करोगे सिग्मा, तो यहां से कॉमन ले सकते हो क्या कि एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेंगे, और 1 माइनस के कितना बचेगा? 2 म्यू बचेगा, है ना। उसी की तरह इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? जिस तरह से आपने एक्स वाई डायरेक्शन में लिखा है, इसी तरह से लिखेंगे हम स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जेड, क्या हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन जेड की बात हो रही है, तो सिग्मा जेड अपॉन ई, यहां पे आ जाएगा आपका सिग्मा जेड अपॉन ई। अब जेड के लिए एक्स और वाई क्या है? दोनों परपेंडिकुलर, तो माइनस में आएंगे म्यू के साथ, तो म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अरे यस और नो। तो यहां से जो एप्सिलॉन जेड होगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ जाएगा, है ना, 1 माइनस के 2 म्यू, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करा हमने, पहले लिखा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो जब एक्स डायरेक्शन की बात होगी तो सिग्मा एक्स अपॉन ई आएगा, और बाद में माइनस होता हो जाएगा दोनों में, और म्यू से मल्टीप्लाई करके सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा, और यहां से सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस के 2 म्यू, इक्वेशन नंबर 1। जैसे यहां पर एक्स डायरेक्शन लिखी थी, यहां वाई डायरेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। तो फिर से हमारी वही इक्वेशन बनेगी, फिर जेड डायरेक्शन में लेंगे, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लास्ट टाइम मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो लिखेंगे यहां पर हम लोग यस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बस डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, 2 मिनट लगेंगे इसको ड्राइव करने में, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हर बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिखते हैं हम? एप्सिलॉन वी। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो ये जब आप इन इक्वेशन को जोड़ोगे, यहां पर इक्वेशन 1 एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, तो कितना आ जाएगा? दैट इज सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू प्लस सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू प्लस सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि भाई सब बराबर है, तो 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। बोलो यस और नो। दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीनों को जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमको? यहां से अपन को मिल गया यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और आप ये जानते हैं, कल हमने पढ़ा था यहां पे वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? वी नो दैट कि भाई कैपिटल के जो होता है बल्क मॉडुलस, वो क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? सिग्मा वी की वैल्यू सिग्मा रहेगी, है ना। अब यहां पर जो एप्सिलॉन वी की वैल्यू है यहां पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। तो यहां से आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा,
सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देख पा रहे होंगे यहां से जो k है दैट इज इक्वल टू, या फिर आप लिखेंगे इसको, ये जो है देखो कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखिएगा k इज इक्वल टू कितना है 1/3/e 1-2 म्यू। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां से आपको कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k 1-2 म्यू मिल चुका है। दिस इज योर फाइनल डेरिवेशन, यही आपका आंसर आ चुका है, यही हमको डिराइव करना था, यही हमको बेटा क्या करना था, डिराइव करना था। तो पहला डेरिवेशन है हमारा आ चुका है, कैपिटल E इज इक्वल टू 3k 1-2 म्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन के अंदर जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो एक पूरी कंप्लीट यूनिट के नोट्स, कंबाइंड नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, हालांकि एप्लीकेशन के अंदर लेक्चर वाइज अपलोड होते रहते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स आपको पीडीएफ जो है हैंडल करनी पड़ती हैं, तो इसलिए कंबाइन करके आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन है ना, जो डेरिवेशन क्या है हमारा, कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g 1 प्लस म्यू, है ना। इसको डिराइव करना है, इसको डिराइव करना है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं इसको और डिराइव करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए भी हम लोग, लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक ABCD सब्जेक्टेड टू shear स्ट्रेस एट द टॉप फेस एंड फिक्स्ड एट द बॉटम फेस। एक क्यूबिकल एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बना के आएंगे। नीट एंड क्लीन जब डायग्राम होगा ना तो आपके मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बहुत जल्दीबाजी में अच्छे से नहीं लिख के आते हैं कॉपी को और बोलते हैं कि सर हमने तो पूरा अटेम्प्ट किया था, हमने तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था, 70 आउट ऑफ 70 अटेम्प्ट किया था, बट हमारे मार्क्स जो है उतने नहीं आए हैं। अब क्या करेंगे, आधा अधूरा करेंगे। अरे जब हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अगर डेरिवेशन, ये डेरिवेशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना, ये बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स लिखता ही नहीं है, तो आधा अधूरा लिख के आते हैं। जो मेन इक्वेशंस होती हैं उनको लिख देते हैं कि वो क्या डेरिवेशन डिराइव। एक प्रॉपर तरीके से आप जो है लिख करके आएंगे तो आपको मार्क्स जो है पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या करना है, एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर कर लिया है ABCD, तो नाम दे दो इसको। हमने एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका नाम क्या है ABC और D। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ABCD एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। अब यह है सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एट द टॉप, ये टॉप वाला फेस है, यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा, शियर फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, शियर फोर्स यहां पर लग रहा होगा। तो हमने शियर फोर्स को लिख दिया है कितना, F इज द शियर फोर्स जो कि टॉप पे लगा हुआ है, जो कि टॉप पे लगा हुआ है। एंड फिक्स्ड एट द बॉटम फेस, जो बॉटम वाला फेस है इसको फिक्स कर दीजिए। तो फिक्स कैसे करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो है ये फिक्स कर दिया हमने, बॉटम फेस को हमने फिक्स कर दिया है बेटा, ये हमने कर दिया इसको फिक्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने इस क्यूबिकल एलिमेंट पे ये शियर फोर्स लगाओगे, क्योंकि नीचे फिक्स है, जैसे कल मैंने टेंजेंशियल, जैसे मैंने शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन आपको पढ़ाया था कि भाई इस तरह से है ना, तो यहां पर तो फिक्स है, यहां पर फोर्स लगाओगे तो इस तरह से टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, एंगुलर डिफॉर्मेशन आ जाएंगे इसकी। तो देखो जब हम ये शियर फोर्स लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, इस पे लिखा हुआ है द ब्लॉक एक्सपीरियंस द फॉलोइंग इफेक्ट्स ड्यू टू शियर फोर्स F। इस वाले जो शियर फोर्स लगा हुआ है इसकी वजह से इस ब्लॉक पर क्या क्या इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट क्या आएगा, द शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड एट द फेस DC एंड AB। यहां पर जो DC फेस है और AB फेस है, यहां पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाएंगी। कौन सी स्ट्रेस आएगी, टाउ। यहां भी क्या आएगी, टाउ। शियर फोर्स है तो शियर स्ट्रेस आएगी, क्योंकि ये शियर फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, तो शियर स्ट्रेस यहां पर डेवलप हो गई। ये कितनी है, टाउ, तो ये भी कितनी होगी, टाउ होगी। आगे चलते हैं। द ब्लॉक डिस्टॉर्ट टू अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन ABC'D'। अब ये जो ब्लॉक है भाई, आप फोर्स लगाओगे तो ये टिल्ट हो जाएगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगा ये। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी, कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक दिस। इस तरह से जो है न्यू कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यस, दिस इज द न्यू कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ABC'D'। तो यानी कि जो पॉइंट D था वो हो जाएगा D', जो C था वो हो जाएगा C'।
अब ये कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, तो जब शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो हम लिखते हैं उसको फाई से, तो दिस एंगल इज फाई। कितना डिस्टॉर्ट हुआ, कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, दैट इज फाई। तो ये इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। और देखते हैं द डायगोनल एसी इलोंगेट्स। अब ध्यान देना, जो पहले वाला जो ब्लॉक था, इसका जो डायगोनल था बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ओरिजिनल डायगोनल था पहले ये था। बोलो यस और नो। एक बात बताना मुझे, तो जब आपने ये फोर्स लगाया, तो ये जो डायगोनल पहले AC है और अभी डायगोनल कितना हो गया आपका, AC डैश हो गया। तो मैं इसको दिखा देता हूं ग्रीन कलर से। जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका डायगोनल कुछ ये बनेगा। यस और नो। एक बात बताओ, तो ये जो डायगोनल है AC डैश, इसकी लंबाई बढ़ गई है, ये क्या हो गया, इलोंगेट हो गया है। और ये जो डायगोनल था आपका, ये वाला जो डायगोनल था पहले आपका BD, और ये फाइनल डायगोनल क्या हो चुका है आपका, ये फाइनल डायगोनल हो चुका है, ये बन चुका है आपका लाइक दिस। तो ये शॉर्ट हो गया है। बोलो यस और नो। अरे समझ में आ रही है बात आपको, ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है द डायगोनल AC। जो ये AC डायगोनल था, ये तो हो गया इलोंगेट, इसकी लेंथ बढ़ गई है, ये इलोंगेट हो गया है। ये अब जब लेंथ बढ़ गई है तो वो टेंशन में, जैसे इस पेन की लेंथ अगर बढ़ जाए इसका मतलब वो इलोंगेशन हुआ है, अगर इस पेन की लेंथ घट जाए इसका मतलब शॉर्ट हुआ है, मतलब कंप्रेशन में है। तो जो AC डायगोनल है ये इलोंगेट हुआ है, मतलब ये टेंशन में है। किस में है, टेंशन में। और जो आपका BD वाला है, डायगोनल BD है, ये शॉर्ट हुआ है, यानी कि वो किस में है, कंप्रेशन में है। तो ये कुछ इफेक्ट्स इसकी वजह से यहां पर आपको देखने के लिए मिले हैं। अब इस डायग्राम में आपको कुछ नहीं करना है, कॉस पता होता है आपको। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी सी बात आपको पता है, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, बस उनको अप्लाई कर देते हैं, डेरिवेशन ये आपका डिराइव हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़े। चलो इस डेरिवेशन में क्या करना है आपको, रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना कि यहां पर आप ध्यान देना, एक यहां पर ध्यान दीजिएगा। यस, ABCD ये ओरिजिनल ब्लॉक था, शेयर फोर्स लगाया तो ABC डैश D डैश, ये कॉन्फ़िगरेशन बनी। चलो अब मैंने क्या किया, पॉइंट C से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, बहुत सिंपल है। यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यस, और ये जो C से हमने AC डैश पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम दे दिया हमने E। क्या नाम दे दिया इसको, हमने इसको नाम दे दिया है E, क्योंकि ABCD 4 पॉइंट पहले ही थे, हमने एक नाम और दे दिया, यहां पर नया पॉइंट मिल गया, दैट इज E। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पे हमारा जो ट्रायंगल बना, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ECC डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम कॉस लिख सकते हैं, है ना। अब ये एंगल कितना होगा, ये तो आपको पता है ना, ये एंगल होता है आपका कितना, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्योंकि सी डैश की जो वैल्यू है, ये तो सॉलिड बॉडी है, ये तो हम दिखाते हैं जूम करके इतना है, लेकिन C और C डैश के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज वेरी स्मॉल। C डैश की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। अब मुझे एक बात बता दीजिएगा कि मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ECC डैश, ट्रायंगल ECC डैश, ट्रायंगल कौन सा है, ECC डैश, बताओ इसमें cos 45 कितना होगा, बताओ इसके अंदर cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई 90 डिग्री एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये जो थीटा है 45 इसके बगल वाला क्या होता है, दैट इज बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस पूरी दुनिया जानती है, यस और नो। तो बेस कितना है, EC डैश, और ये कितना है, हाइपोटेनियस CC डैश। तो ये हो जाएगा EC डैश अपॉन CC डैश, EC डैश अपॉन CC डैश। अब यहां से आप मुझे बता सकते हो कि EC डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC डैश, EC डैश की वैल्यू हो जाएगी CC डैश cos 45। यहां तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई मैंने आपको जो आपको पहले से ना पता हो, ये सब चीजें आपको पता है पहले से, बस मैं तो आपको रिकॉल कराने का काम कर रहा हूं। डेरिवेशन तो चुटकियों में हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, बस बेसिक चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल और बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो ये एंगल भी तो 45 होगा ना, अरे ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है। तो मैं एक राइट एंगल और ट्रायंगल यूज कर लूं, ट्रायंगल AB, अरे ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ट्रायंगल A, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ABC, इसमें बताओ
ये cos 45 कितना होगा, cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये एंगल 45 है तो BC कितना हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, दैट इज AC। तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका BC अपॉन cos 45। अरे दो राइट एंगल ट्रायंगल थे अपने पास, एक छोटे वाला ट्रायंगल था छोटू सा, ये छोटू सा ट्रायंगल है ECC डैश cos 45 लगाया तो ये रिलेशन मिला। उसके बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल है ABC, यहां भी हमने cos 45 लगाया तो ये हमको मिला। एक और ट्रायंगल है अपने पास अभी, एक ट्रायंगल और भी तो है अपने पास अभी। व्हाट इज दैट ट्रायंगल, कहां है वो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और है, दिस ट्रायंगल BCC डैश। अरे BCC डैश एक ट्रायंगल और भी है, ये एंगल कितना है, फाई है, कल बताया था आपको फाई है। तो यहां पर tan फाई कितना हो जाएगा बता सकते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan फाई, तो tan फाई कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है परपेंडिकुलर CC डैश और ये कितना है BC, तो CC डैश अपॉन BC। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज यहां पर और लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो फाई की जो वैल्यू होती है ना बहुत ही छोटी होती है, फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं एक काम करूं, मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं बिकॉज फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये कल भी मैंने आपको बताया था, जब फाई बहुत छोटा होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो। तो यहां पर आप टेन फाई को क्या लिख सकते हो, फाई लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC। बस ये तीन ट्रायंगल हमने यूज कर लिए, छोटू सा ट्रायंगल, एक बड़ा सा ट्रायंगल, दोनों में कॉस लगा दिया, cos 45, यहां हो गया tan फाई। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब लिखेंगे हम यहां पर स्ट्रेन इन डायगोनल AC। स्ट्रेन क्या होता है, कल पढ़ाया था आपको। देखो ये जो आपका डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल AC है, इस डायगोनल की लेंथ बढ़ गई है, तो लीनियर स्ट्रेन कितना होगा इस डायगोनल AC के अंदर। तो स्ट्रेन क्या होता है फंडामेंटल स्ट्रेन का, कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस डायगोनल के अंदर अगर मैं बोलता कि ये पेन है ना, ये मान लो ये कॉपर की कोई तार है, वायर है, उसकी लेंथ बढ़ गई है, तो बताओ स्ट्रेन कितनी हुई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यस और नो, यही तो होता है। तो डायगोनल AC के अंदर हम लिखने वाले हैं यहां पर, इस डायगोनल AC के अंदर लिखेंगे लीनियर स्ट्रेन, लिखेंगे बेटा लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC। ये जो डायगोनल AC है, डायगोनल AC के अंदर लीनियर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन से हम लिखते हैं स्ट्रेन को, और बताओ कितना हो जाएगा, चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। तो चेंज कितना हुआ डायगोनल में, पहले कितना, AC डैश माइनस AC, चेंज कितना होगा AC डैश माइनस, लिखेंगे AC डैश माइनस AC, ओरिजिनल कितना था AC। बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है आपका AC डैश माइनस AC, अच्छा AC की वैल्यू तो AE के बराबर होगी ना अप्रोक्सीमेट। अरे AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगी, AC की वैल्यू तो AE के बराबर हो जाएगी। अरे बोलो यस और नो, क्योंकि CC डैश बहुत छोटा है, तो AC जो है वो AE के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर AC डैश माइनस AE अपॉन AC। AC डैश माइनस AE कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका AC डैश, ये है आपका AE, तो क्या यही बचेगा डिफरेंस, दैट इज EC डैश। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका EC डैश अपॉन AC। बात समझ में आ गई। तो चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल, इतना ही तो इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया, EC डैश अपॉन AC, EC डैश अपॉन AC, ये आ गया EC डैश अपॉन AC। अच्छा EC डैश की वैल्यू देखो कितनी है, EC डैश की वैल्यू ये रही, CC डैश cos 45 पहले से हम कैलकुलेट करके रखे हैं, पहले से ही पता करके रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। EC डैश की वैल्यू है CC डैश cos 45, और नीचे क्या है AC, और AC की वैल्यू कितनी है BC अपॉन cos 45। तो AC और देखो EC डैश और BC की वैल्यू रख दो यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका CC डैश cos 45 अपॉन, ये है आपका
AC की वैल्यू है BC अपॉन cos 45, तो स्ट्रेन आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका CC डैश अपॉन BC, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 45। आप सभी जानते हैं CC डैश अपॉन BC cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 CC डैश अपॉन BC। तो बताओ ये आगे स्ट्रेन कुछ ऐसा तो हमने बड़ा तोप तो चला ही नहीं इसके अंदर, कॉस में खेल रहे जब से, है ना। तो ये हो गया 1/2 CC डैश अपॉन BC। और अच्छा CC डैश अपॉन BC की वैल्यू कितनी है बेटा, CC डैश अपॉन BC 5, CC डैश अपॉन BC 5। कहो तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं आपको, मतलब इसको, तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए CC डैश अपॉन BC को 5 के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन, तो मैं लिख देता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा स्ट्रेन, ये हो जाएगा CC डैश अपॉन BC 5, तो ये हो जाएगा बेटा 5/2, ये हो जाएगा आपका 5/2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिएगा आ जाओ। ओके, तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन डायगोनल AC दैट इज 5/2। और हम ये जानते हैं, वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, कि कैपिटल G जो होता है, जो शेयर स्ट्रेस होता है, दैट इज इक्वल टू टाउ अपॉन 5। तो क्या यहां से 5 की वैल्यू टाउ अपॉन G आ जाएगी, टाउ अपॉन G आ जाएगी, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 5 की, तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, यहां से स्ट्रेन कितना मिल गया बेटा आपको, इस 5 को टाउ अपॉन G लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टाउ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ G, टाउ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ G। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है, क्या यहां तक कोई परेशानी है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बस एक स्टेप आपको यहां पर ये याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपका प्योर शेयर वाला केस है। कौन सा केस है बेटा, ये प्योर शेयर वाला केस है। तो प्योर शेयर के केस में आपको मैं एक स्टेप यहां पर लिख देता हूं, इन केस ऑफ प्योर शेयर, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप याद कर लीजिएगा, इन केस ऑफ प्योर शेयर, इन केस ऑफ प्योर शेयर। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बाद का कॉन्सेप्ट है और पहले यूज करना पड़ रहा है, कंपाउंड स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर आता है, जो कि मैकेनिकल सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो आप इसको बस याद कर लेना। तो इन केस ऑफ प्योर शेयर का केस है बेटा, तो इसमें जो टाउ की वैल्यू होती है या सिग्मा की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू टाउ साइन टू थीटा, सिग्मा इज इक्वल टू टाउ साइन टू थीटा। और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 45। तो आप मुझे बता सकते हैं सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू टाउ इंटू साइन 2 इंटू 45 दैट इज 90। इसका मतलब जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसको तो आप डायरेक्ट भी याद कर लो, मैं तो कहूंगा आप लोगों को बेटा कि इन केस ऑफ प्योर शेयर आप सिग्मा इज इक्वल टू टाउ भी याद रख लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये इक्वेशन ना भी याद रखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई जरूरत नहीं है इस इक्वेशन को याद करने की। इतना याद रख लेना कि सिग्मा की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू टाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आपको सिग्मा की वैल्यू टाउ मिल गई तो यहां पर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू टाउ अपॉन 2G, टाउ को क्या लिख सकते हो, सिग्मा लिख सकते हो, तो सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ G। इसको मैं बोलूं इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन 1 थी तो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। ये आ गया हमारा, ये नेक्स्ट इक्वेशन, हमने इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख दिया है। अब ये जो हम करते क्या रहे हैं, अभी हम यहां से कर क्या रहे हैं, इस लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी, तो लीनियर स्ट्रेन डायगोनल एसी आ गया, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, यहां तक पहुंच गए हम। तो ये लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे, लीनियर स्ट्रेन लिख देता हूं यहां पे, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी, in diagonal AC also can be written as, also can be written as, ये जो हमने स्ट्रेन लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर आपको मैंने बताया था, अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आपको बताया था बेटा, अभी
यहां पर कि ये जो डायगोनल AC है इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, दैट मींस इलोंगेट हुई है, मतलब ये टेंशन में है। ये लिखा हुआ भी यहां पे AC इलोंगेट हुआ है, टेंशन में है, तो टेंशन में मतलब बाहर की तरफ। तो यहां पर भी जो स्ट्रेस आएगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, सिग्मा 1। और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी टाउ के बराबर है। टाउ की वैल्यू कितनी है, वो सिग्मा के बराबर है, सिग्मा लिख ले रहे हैं हम उसको। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डायगोनल AC और डायगोनल BD है क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? तो अगर इसमें टेंशन है तो उसमें क्या है, कंप्रेशन है, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हुई तो टेंशन में, ये BD जो है इसकी लेंथ डिक्रीज हुई है तो शॉर्ट हुआ है, मतलब ये कंप्रेशन में है। तो कंप्रेशन मतलब अंदर की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। कल बताया था कॉन्सेप्ट मैंने इसका आपको। तो यहां से सिग्मा 2 की जो वैल्यू है, इसमें मान लेते हैं कितनी स्ट्रेस है, सिग्मा 2, वो किसके बराबर होगी, माइनस टाउ के बराबर होगी, जिसको हम टाउ को किसके बराबर लिख रहे हैं, सिग्मा के बराबर लिख रहे हैं। तो ध्यान देना, सिग्मा 1 प्लस और सिग्मा 2 क्या है, परपेंडिकुलर है, माइनस है। तो स्ट्रेन जो आएगी, स्ट्रेन आएगी सिग्मा 1 अपॉन ई और माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, ये आएगा सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। सिग्मा 1 कितना है, प्लस के सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है, माइनस के सिग्मा। अरे अभी तो पहले जब हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी ये किया था, एक्स डायरेक्शन में क्या लिखा था, सिग्मा एक्स अपॉन ई, वाई डायरेक्शन के लिए क्या लिखा था, माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे यहां पर भी है, AC और BD क्या है, दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो इसलिए म्यू आ गया और माइनस आ गया। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू, ये भी कितना है, माइनस के सिग्मा अपॉन ई। तो यहां से हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन ई, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, म्यू सिग्मा अपॉन ई। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन जो है वो सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस के म्यू हो जाएगा। और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए नहीं 2 तो आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये भी स्ट्रेन है डायगोनल AC के अंदर, ये भी स्ट्रेन है डायगोनल AC के अंदर, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन ई, यहां से सिग्मा अपॉन 2g, ये हो गया आपका सिग्मा अपॉन 2g इक्वल टू ये कितना है, सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस के म्यू। वेरी गुड। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये E इधर आ जाएगा, 2g उधर चला जाएगा, तो कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g 1 प्लस म्यू। क्या डेरिवेशन डिराइव हो चुका है हमारा, यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से हमने दूसरा डेरिवेशन भी जो है वो डिराइव कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप चलना होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले एक क्यूबिकल एलिमेंट ABCD कंसिडर कर लिया, जो बॉटम वाला फेस था उसको फिक्स कर दिया, अपर वाला जो फेस था BD वाला CD वाला, उस पर हमने शेयर फोर्स लगा दिया। जब शेयर फोर्स लगाओगे तो जब आप शेयर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, तो नई कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, AC डैश हो गया, D डैश हो गया, D डैश हो गया। अब ये जो आपका डायगोनल था AC, इसकी लेंथ बढ़ गई, BD की लेंथ घट गई, यानी इसके अंदर टेंशन आ गया, इसके अंदर कंप्रेशन आ गया। फिर आपने क्या करा, पॉइंट C से E पर क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना ECC डैश, तो यहां से हमने देखा ये रिलेशन मिला, EC डैश की वैल्यू मिल गई। दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है राइट एंगल ABC, तो यहां से हमने cos 45 लिखा, तो यहां से AC की वैल्यू मिल गई। एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिला हमको BCC डैश, हमने यहां पर tan फाई लिखा, जो कि CC डैश अपॉन BC, फाई की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए फाई इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC आपको मिल गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने देखा स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, चेंज इन डायगोनल AC अपॉन डायगोनल AC के अंदर जो AC डायगोनल है उसमें कितना लीनियर स्ट्रेन आएगा, चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल, दैट इज इक्वल टू EC डैश अपॉन AC। EC डैश और AC की वैल्यू, EC डैश और AC की वैल्यू यहां से उठा करके हमने यहां पटक दी। जब जैसे ही यहां पर पटकोगे तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो इतना मिल जाएगा आपको, CC डैश अपॉन BC। अच्छा CC डैश अपॉन BC क्या लिखते हो, यहां से यहां पर CC डैश अपॉन BC को फाई लिख लिया आपने, यहां पर फाई रख दिया, तो ये स्ट्रेन आ गई 5/2। फिर हम जानते हैं G इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई होता है, तो फाई की वैल्यू यहां से टाउ अपॉन G इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाउ अपॉन 2G आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि प्योर शेयर केस में सिग्मा टाउ जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा।
फिर उसके बाद जो स्ट्रेन ये आई है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी है ना। तो यहां से हमने देखा इक्वेशन नंबर 2 से स्ट्रेन मिली, इक्वेशन नंबर 3 से स्ट्रेन मिली, दोनों को इक्वेट कर दिया, कैपिटल इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो दोनों डेरिवेशन हमारे पास आ चुके हैं। नाउ अब तीसरा डेरिवेशन है, इसको अलग से ना करते हुए इसी को कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी को कर लेते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो हम जान चुके हैं अभी तक डेरिवेशन नंबर 3, रिलेशन बिटवीन ई, जी, के और म्यू। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, E इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ के जी अपॉन 3k प्लस जी। इसको डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। तो हम जान चुके हैं, वी नो दैट, हमको ये पता लग चुका है, अभी हमने डेरिवेशन डिराइव कर ली हैं। वी नो दैट, क्या पता लगा हमको कि कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी 1 प्लस म्यू, ये हमको पता है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिलेशन हमको क्या मिला है, E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास हमको रिलेशन चाहिए E, G और K में, मतलब यहां पर म्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में म्यू आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन से बस म्यू को आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट म्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन में से म्यू को हटा दो, गायब कर दो। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे यहां से कितना हो जाएगा, 1 प्लस म्यू, या हम लिखेंगे E अपॉन 2g इक्वल टू 1 प्लस म्यू। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं ये काम, इसमें कुछ कर नहीं रहा हूं, सिंपली क्या करना है, म्यू को रिमूव करना है। जब आप म्यू को रिमूव करोगे इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, तो ये रिलेशन मिल जाएगा आपको। खुद से भी ट्राई कर लो एक बार, ठीक है ना। तो यहां से हम देख रहे हैं, तो म्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू E अपॉन 2 अपॉन जी माइनस के 1 आ रहा है ना। देखो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू हो गया E अपॉन 2g, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया E अपॉन 2g माइनस 1। अब इस म्यू की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ। अब आप जब डेरिवेशन ड्राइव करेंगे एग्जाम में बैठ करके, तो सारे स्टेप्स लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहां पर ध्यान देना, 3 के ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर कितना है 1 माइनस 2, और म्यू की वैल्यू कितनी है, यहां पर लिखेंगे 2, और म्यू की वैल्यू कितनी है E अपॉन 2g माइनस के 1। अरे बोलो यस और नो। ये वैल्यू यहां पर, इस म्यू की वैल्यू को यहां पर रख दिया। सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। यस, कितना आ जाएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू, जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मेरा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, मेरा काम है आपको समझाने का, है ना। आपकी हैंडराइटिंग के मार्क्स आपको मिलेंगे, तो जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं उतना अच्छे से आप लिख करके एग्जाम में आएंगे। हाँ, समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन आपको मार्क्स आपकी राइटिंग के मिलेंगे, मेरी राइटिंग के नहीं मिलेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3k, ये हो गया 1, ये हो जाएगा आपका कितना, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को पहले ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका E अपॉन जी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, E अपॉन जी। और जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 नहीं है 1 है ना, यस दिस इज 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 2 3 हो जाएगा माइनस E अपॉन जी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैपिटल E इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को भी खत्म करो, इस ब्रैकेट को भी खत्म करो, तो ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ के माइनस के 3 टाइम्स ऑफ के E अपॉन जी, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब क्योंकि हमको क्या करना है, ये वाला फाइनल रिजल्ट इस तरह से आएगा, तो आप एक काम करो, ये E है ना, ये रिजल्ट चाहिए आपको, तो ये E इधर की तरफ है, तो एक काम करो, E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, इसको ले जाओ उधर, एक साथ ले लो और E को कॉमन ले लेना। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल E कैपिटल E इधर आकर के प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के E अपॉन जी, और इधर बचेगा ये 9 टाइम्स ऑफ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आप क्या करो, E कॉमन ले लो, E कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ के अपॉन जी इक्वल टू कितना है 9 टाइम्स ऑफ के E। तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ के प्लस के जी अपॉन, या फिर आप ऐसे
ऐसे ही लिख लो, एक स्टेप और लिख लेंगे, g प्लस 3 टाइम्स ऑफ k अपॉन g। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आप देखो जरा कितना हो जाएगा, ये g के इधर मल्टीप्लाई करो, ये g आएगा उधर चला जाएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ k इंटू जी अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ k प्लस g। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया आपका। क्या डेरिवेशन डिराइव हो चुका है, तीसरा डेरिवेशन आपको मिल चुका है, यस। बोलो यस और नो। तो ये जो डेरिवेशन था वो आपको मिल चुका है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे, इस इक्वेशन में आप देखेंगे ई जी और के आ रहा है, ई जी और के आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस तरह से ये डेरिवेशन हमारा तीसरा डेरिवेशन भी आ गया। लेकिन एकेटीव एग्जाम में क्या आया, एक बार क्वेश्चन, एकेटीव एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि डिराइव द रिलेशन, क्या बोल रहा था कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन आपको चाहिए, रिलेशन किसमें, लिख देता हूं यहां पर, रिलेशन पूछा गया था आपको, रिलेशन बिटवीन म्यू, उसने बोला था रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड म्यू। अब आप जरा ध्यान देना एक बात, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, यहां पे देख लिया, ये जो डेरिवेशन आया था हमारा फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन था, ई के और म्यू था इसमें। अरे बोलो यस और नो, ई के और म्यू था, इसमें क्या नहीं है, जी नहीं है। नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया, इसमें क्या मिला हमको, ई जी और म्यू मिला, इसमें क्या नहीं है, के नहीं है। अब डेरिवेशन तीसरा जो है उसमें ई है, के है और जी है, इसमें म्यू नहीं है। अब ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे पास जिसमें ये चारों मिल जाएं, ऐसा कोई रिलेशन हमने डिराइव नहीं किया है। लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट्स को लगा कि ये तो डेरिवेशन ही डिराइव नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है बेटा, जो पहले वाला आपका डेरिवेशन है ये ई के बराबर है, दूसरा डेरिवेशन जो आपका मिला यहां पे ये भी किसके बराबर है, ये भी तो ई के बराबर है, तीसरा डेरिवेशन ये भी तो ई के बराबर है। तो इनको क्या कर दो आप, तीनों को इक्वेट कर दो, तीनों को इक्वेट कर दो, बस यही मतलब था उसका, इन तीनों को आपने इक्वेट कर देना है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू इक्वल टू कितना है 2g 1 प्लस के म्यू प्लस कितना है 9 टाइम्स ऑफ के इंटू जी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ के प्लस जी। तो आपको ये डेरिवेशन बस ऐसे कुछ लिख देना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चारों में रिलेशन यहां पर दिख रहे हैं आपको, ये चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स यहां पर आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमको ये डेरिवेशन ही डिराइव करने थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जैसे ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होगी। अगर हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिट नंबर 1 सबसे बड़ी यूनिट है, इसमें थ्योरी है, डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो कि मैं हर एक चीज आपको कवर करा दिए हैं। अगर इतने लेक्चर्स आपने कर लिए हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यूनिट नंबर 2 बहुत छोटी है, 4 लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 3 छोटी है, उसको भी 4 या 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। यूनिट नंबर 4 में 5 या 6 लेक्चर होंगे, यूनिट नंबर 5 में भी 4 या 5 लेक्चर होंगे। तो सबसे बड़ी यूनिट यही थी और ये यूनिट हमारी कंप्लीट होने जा रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में आपको मिल रहे हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और पीवाईक्यूज वगैरह और डीपीपी मिलती हैं, जहां पर जरूरत पड़ती है डीपीपी के सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहे होते हैं। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, क्या सर हमको केवल फर्स्ट ईयर के अंदर ही कोर्सेस मिलेंगे क्या सेकेंड ईयर में मिलेंगे? तो उनको सेकेंड ईयर की चिंता सता रही होती है ना, कि बोले कि फर्स्ट ईयर में तो हमारा ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कि गेटवे क्लासेस से काफी हेल्प मिल गई है, हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आएंगे तो CSIT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए होंगे वो भी करेंगे, और उनके जैसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है, जो क्वेश्चंस एकेटीयू में अभी तक नहीं आए हैं, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी में दूंगा, आपने खुद से ट्राई करना है, ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो सके। चलिए फिर मिलते हैं, केवल 2 लेक्चर्स इसके बचे हुए हैं, एक लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे और लास्ट वाले लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।